क्रोमोसोम। यदि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अगर क्लियर है तो क्रोमोसोमल थ्योरी बच्चों समझ में आएगा। वरना क्रोमोसोमल थ्योरी जो हमारा सेल है ना, यहाँ देखो हम बोलते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम, सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर ऐसे खींच के तान के देखोगे तो वो किससे बना है बच्चों, डीएनए से बना है। हाँ, और डीएनए के ऊपर में छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आया। हमारा पूरा बॉडी किससे बना है, कोशिका से, मारेंगे खींच के जीन से। हमारा पूरा बॉडी किससे बना है, कोशिका से। कोशिका के अंदर में क्या मिलता है बेटा, केंद्र। केंद्र के अंदर में क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो क्या मिलेगा, डीएनए। और डीएनए के पास क्या है, जीन मतलब लक्षण, जीन मतलब लक्षण। वैसे जीन का मतलब लक्षण नहीं होता, लेकिन तुम लोगों को आसानी से समझ में आए इसलिए हम बोलते हैं जीन का मतलब क्या है, लक्षण। मतलब जीन लक्षण रख रहे हैं तो लक्षण ये ना हो, ठीक है। अब ये हो गया बोले जीन। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम है वो सब रहते हैं पेयर में। सब कैसे होते हैं, पेयर में। क्या याद करो, मेंडल साहब भी कहे थे सारे फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में रहते हैं। अब ये पेयर सीधे फैक्टर को नहीं कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया कौन सा कैरेक्टर है ये देख लो दो जीन की वंशागति में। तो पहला कैरेक्टर है बेटा सीड का शेप। पहला क्या है, सीड का शेप, यानी सीड शेप है। और दूसरा है सीड कलर। सीड कलर, सीड कलर मींस बीज का रंग। अब सीड शेप में अगर हम देखें तो दो ट्रेट आता है, एक आता है राउंड का और दूसरा आता है रिंकल्ड का, ठीक है। उसी तरह से अगर सीड कलर देखोगे तो यहाँ पे भी दो कैरेक्टर, दो ट्रेट आपको दिखेगा। फर्स्ट यहाँ पे येलो कलर का दिखेगा और दूसरा आपको मिलेगा ग्रीन। अब आपको याद है डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। अगर हम देखें सीड शेप में तो राउंड क्या है बेटा, डोमिनेंट है। डोमिनेंट को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर से। रिंकल्ड को किससे शो करेंगे, स्मॉल लेटर से। येलो अगेन डोमिनेंट है तो इसको आप किससे करोगे शो, कैपिटल से। और ग्रीन आपका रिसेसिव है तो इसको आप शो कैसे करोगे, स्मॉल लेटर से। ये रहा आपका दो जीन की वंशागति के लिए जो एक डेटा होता है, डेटा हम लोग तैयार कर लिए। अब मेन मुद्दा है क्रॉस करवाने का। तो क्रॉस होता है बेटा आपको पता ही है, फर्स्ट क्रॉस होता है, सेकंड क्रॉस होता है, यानी फर्स्ट फीमेल जनरेशन और सेकंड फीमेल जनरेशन। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस करवाते हैं। फर्स्ट क्रॉस जो होता है ना, वहां पे क्या करना है, क्रॉस करवाना है। पहले हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर को एक तरफ रखेंगे और रिसेसिव कैरेक्टर को एक तरफ रखेंगे, क्रॉस करवाएंगे। ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करवाना है। तो जब आप इसको क्रॉस करवाओगे ना बेटा, तो फर्स्ट जनरेशन कुछ इस प्रकार का निकलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये फर्स्ट जनरेशन निकल गया, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन जो आपका आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्लांट आया, वो प्लांट आया है कैसा। तो ये प्लांट आया है भाई हमारे पास, अगर आप इसका देखोगे फिनोटाइप नेचर कैसा है, तो ये राउंड दिख रहा है। क्योंकि राउंड वाला नेचर आया तो रिंकल्ड वाले को तो दिखने देगा नहीं, इतना सा तो हम लोगों को क्लियर है, बेसिक है ना। तो राउंड कलर, राउंड शेप दिखेगा और कलर कैसा आ जाएगा, येलो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन आया है, फर्स्ट जनरेशन में जो बच्चा यानी जो पौधा आगे बनेगा, पहला पौधा, तो उसका जो नेचर है, फिनोटाइप नेचर, आप क्या बोलोगे कैसा है। तो बोलोगे मैम इसका फिनोटाइप नेचर के हिसाब से ये राउंड बीज है और बीज का कलर कैसा आया, येलो आया, मतलब ये दोनों डोमिनेंट होगा, इसीलिए तो फर्स्ट जनरेशन में दिखा हमको। बोले यस, ये डोमिनेंट था। किस पे डोमिनेंट था, अगले वाले नेचर पे,
अगले ट्रेट पे डोमिनेंट था, इसलिए आपको ऐसा दिखा। अगर हम इस पूछे आपसे कि बेटा इसका जीनोटाइप कैसा है, क्या ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो आप क्या बोलोगे? हेट्रोजाइगस है। जीनोटाइप मींस क्या, उसका जीन का टाइप कैसा है, जीन का मेकअप कैसा है, तो ये तो समान जीन से बना, समान तरह के ट्रेट से बना नहीं है, अलग अलग ट्रेट से बना है, अलग अलग अलील है। तो बोले ये जो है ना हेट्रोजाइगस टाइप जीनोटाइप रख रहा है, अब फिनोटाइप के हिसाब से ये डोमिनेंट ट्रेचर को कैरी कर रहा है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का चाइल्ड यानी फर्स्ट जनरेशन का प्रोजीनी मेरे पास आ गया। अब आते हैं बेटा सेकेंड जनरेशन तैयार करते हैं। सेकेंड जनरेशन तैयार करना यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा 4 अलग अलग प्रकार का गैमेट बनेगा। अब चारों को चारों से क्रॉस करवाना, सेल्फ क्रॉस करवाते हैं ना, हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग करवाते हैं सेकेंड जनरेशन निकालते हैं तो कौन सा क्रॉस होता है, सेल्फ क्रॉस होता है। तो सबसे पहले गैमेट बना लेते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन कर लें। गैमेट फॉर्मेशन जब करते हैं तो हमको कितना तरह का पॉसिबिलिटीज है कि कितना तरह का हमको यहाँ पे गैमेट मिलेगा। चूंकि यहाँ पे 4 ट्रेट है तो गैमेट भी हमको कितना तरह का मिलेगा, 4 अलग अलग तरह का मिलने का संभावना आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट हम लोगों का एक संभावना है कि हमारा जो फर्स्ट गैमेट होगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला होगा, इसका मिलन। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से कनेक्ट हो जाए, हाँ दूसरा गैमेट ये हो सकता है। तीसरा गैमेट हो सकता है कि स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कनेक्ट हो, ये थर्ड संभावना है गैमेट बनने का। और फोर्थ जो कंडीशन है वो किसका बेटा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देख सकते हो कितना तरह का गैमेट बना अपने पास, 4 अलग अलग प्रकार का गैमेट बना ना। ठीक है, याद रखो बेटा हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो लक्षण है, लक्षण के जो जीन है, जब सेपरेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो अलग हो जाते हैं। ट्रेट क्या हो जाता है, अलील क्या हो जाता है, अलग होता है। जो पेयर हम लोग बोलते हैं ना 46 को गुणसूत्र है हमारे पास, 23 पेयर है, तो जब गैमेट बनता है तो 23 अलग 23 अलग हो जाता है। समझ आया? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सब लोग जान रहे हो, याद है सबको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस क्या, सेपरेट हो जाना। जो अलील था साथ में जोड़ा बना हुआ था वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुआ कि हमारे पास लक्षण 2 था और लक्षण 2 का ट्रेट यानी अलील कितना था, 4 था, तो चारों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चारों क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। 1 मिनट, चलो देखो ध्यान दो। तो गैमेट फॉर्मेशन हम लोग कर लिए बेटा। गैमेट फॉर्मेशन के बाद अपना क्या काम बनता है, सेल्फ क्रॉस करवाना। तो बेसिकली अब सेल्फ क्रॉस करवाना है। याद रखना गैमेट फॉर्मेशन जब भी होता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहीं पे भी गलत साबित नहीं हो सकता है। क्लियर? हर जगह पे हर बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब इसका हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। ध्यान देना सब लोग, सेल्फ क्रॉस कैसे करवाते हैं। वैसे तो बहुत आसान सा थ्योरी है, बस आप लोगों को समझना है चीजों को। अब हम लोग कहाँ पर थे, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सारा जो है लॉ दिया गया किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा कहानी दिया गया। 1884 में क्या हो जाता है, मेंडल का देहांत हो जाता है, सब लोग जान रहे हो इस कहानी को। 1884 के बाद बेटा समय आता है 1900 का, लगभग 16 साल बाद। कितना साल बाद, 16 साल बाद। देखो अब यहाँ पर से कहानी हम लोग पढ़ेंगे, अब भी एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन आने में थोड़ा टाइम है। ठीक है, मेंडल साहब का देहांत हो गया 84 में, 84 में मरने के बाद 16 साल बाद 1900 में समय आया। और यहाँ पर बेटा अपने जो है 3 व्यक्ति यहाँ पे मिलते हैं। देखो ये 3 व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं। देखो नाम क्या है, इनके नाम को भी जानो और समझो कि क्या काम किए ये तीनों ने। 1900 में ये तीनों जो है क्या करते हैं, हमारे मेंडल साहब के काम को फिर से रिकॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि भैया 16 साल पहले जो एक व्यक्ति मर गया है ना, वो काम तो अच्छा करके गया है,
वो तो जानने लायक काम करके गया है। और इन तीनों व्यक्ति का नाम क्या है, इन तीनों व्यक्ति से मिलिए। इन तीनों का नाम है ह्यूगो डी व्रिज, कॉल कॉरेंस और ट्रेसमार्क। ये तीन व्यक्ति जो है आते हैं 1900 में, इनके काम को, मेंडल के काम को 16 साल बाद रिकॉग्नाइज करते हैं। बोलते भैया ये काम बढ़िया करके गए हैं सर, बढ़िया काम करके गए। अच्छा आप लोग को याद होगा कॉल कॉरेंस वही व्यक्ति हैं जो अपना जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिए थे, अपूर्ण प्रभाविता, पढ़े थे ना हम लोग? जल्दी बताओ फर्स्ट लॉ हमारा कौन सा था, हमारे मेंडल साहब का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यस याद आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पर बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पर, ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पर हमारा कितना अपवाद था? 5 अपवाद। 5 अपवाद में जो फर्स्ट अपवाद हम लोग पढ़े थे अपूर्ण प्रभाविता का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 1903 में कॉल कॉरेंस के द्वारा ही दिया गया था। याद रहेगा ये बात? हाँ, तो ये कॉल कॉरेंस वही व्यक्ति हैं जो इनके काम को रिकॉग्नाइज भी किए। अब बाद में जब काम करते गए तो धीरे धीरे कुछ अपवाद मिला, तो बोले भैया हर जगह पे इनका काम सही नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे गलत तो साबित हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाना है। तो बाद में, लेकिन शुरुआत यही तीनों की है 1900 में। डी व्रिज है, कॉरेंस है और वॉन ट्रेसमार्क है, ये तीनों डिस्कवर किए इनके काम को। तो याद रखोगे इन तीनों का नाम, अभी हम समझा रहे हैं, बाद में फिर लिखाएंगे भी। ओके उसके बाद आता है बेटा हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या आता है बच्चों मेरे? क्रोमोसोमल थ्योरी। अच्छा तुम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ने से पहले ये हमको बताओ, क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोगों का? व्हाट इज क्रोमोसोम? यस कोई बताओ, एनीवन? क्रोमोसोम क्या है, कहाँ होता है, कैसा दिखता है, किससे बना हुआ है क्रोमोसोम? यदि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अगर क्लियर है तो क्रोमोसोमल थ्योरी बच्चों समझ में आएगा, वरना क्रोमोसोमल थ्योरी समझ में नहीं आएगा। हम बोलते रह जाएंगे, हम बोलते रह जाएंगे जीन, हम बोलते रह जाएंगे क्रोमोसोम्स, होमो सिस्टर क्रोमेटीन है, फिर आपको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम है, नहीं समझ में आएगा। पहले क्रोमोसोम क्लियर करो, क्रोमोसोम समझ में आता है तो क्रोमोसोमल थ्योरी समझोगे। तो देखो पहले हम एक बार बता भी देते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेटा दिया गया 1902 में। कब दिया गया? एक बार फिर से रिकैप करो, मेंडल साहब कब से कब तक काम किए? 1956 से 63, सॉरी 1856 से 1863, कितना साल? 7 साल। 84 में मर गए। हाँ 1900 में इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया अगेन, किसके द्वारा, कितने व्यक्तियों के द्वारा? 3 व्यक्तियों के द्वारा। कौन कौन है? नाम बोलो कौन कौन है? हाँ बोलो, ह्यूगो डी व्रिज, कॉल कॉरेंस और ट्रेसमार्क। इतना बार हम बकेंगे कि तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? ह्यूगो डी व्रिज, बोलो ह्यूगो डी व्रिज, कॉल कॉरेंस और ट्रेसमार्क, ये 3 व्यक्ति जो है रिकॉग्नाइज किए इनके काम को। उसके बाद 1902 का समय आ रहा है। कब का समय बेटा? 1902 का समय आ रहा है और 2 व्यक्ति अगेन आ रहे हैं। देख लो इन दोनों को चेहरा देख लो, एक है वाल्टर सटन, क्या नाम है एक का? वाल्टर सटन, और दूसरे का नाम है थियोडोर वॉवेरी। क्या नाम है? थियोडोर वॉवेरी। ये 2 व्यक्ति आए और ये दोनों बोले क्या कि भैया जो मेंडल साहब फैक्टर 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 कर रहे थे ना, वो सारा कॉन्सेप्ट अब हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ करके एक नया कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, क्या बनाएंगे? क्रोमोसोमल थ्योरी। ये दोनों ऐसे नहीं है कि मेंडल के बात को खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेंडल के बात को एक्सेप्ट करके एक नया सोच, नया जो है चीज लाकर दे रहे हैं, क्रोमोसोम के बारे में बता रहे हैं कि भाई क्रोमोसोम नाम का कोई चीज होता है, उसके ऊपर जीन बैठे हुए होते हैं। उसी जीन को अपने मेंडल साहब कहे थे फैक्टर, क्लियर? जो एंसन साहब आकर के फिर उसको जीन नाम दे दिए 1903 में। हाँ 1903 में। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि ये भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे काम हो रहा है। बोले जो हमारा सेल है ना, यहाँ देखो बेटा बहुत अच्छा डायग्राम है। सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर ऐसे खींच के तान के देखोगे तो वो किससे बना है बच्चों? डीएनए से बना है। हाँ, और डीएनए के ऊपर में छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आया? हमारा पूरा बॉडी किससे बना है? कोशिका से, मारेंगे खींच के, जीन से। हमारा पूरा बॉडी किससे बना है? कोशिका से। कोशिका के अंदर में क्या मिलता है बेटा? केंद्रक। केंद्रक के अंदर में क्या है?
क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? डीएनए। और डीएनए के पास क्या है? जीन मतलब लक्षण। जीन मतलब लक्षण। वैसे जीन का मतलब लक्षण नहीं होता है, लेकिन तुम लोगों को आसानी से समझ में आए इसलिए हम बोलते हैं जीन का मतलब क्या है? लक्षण। मतलब जीन लक्षण रख रहा है तो लक्षण ही है ना वो। ठीक है, अब ये हो गया बोले जीन। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सब रहते हैं पेयर में। सब कैसे होते हैं? पेयर में। क्या याद करो, मेंडल साहब भी कहे थे सारे फैक्टर कैसे होते हैं? पेयर में रहते हैं। अब ये पेयर सीधे फैक्टर को नहीं कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया क्रोमोसोम किस में होता है? पेयर। शेयर में। किस में होता है? पेयर में। सुनना, अब ये जो पेयर है, एक पेयर का आधा पार्ट कहां से आया है? मम्मी के पास से। आधा पार्ट कहां से? मेरे पास है। आओ, पर्स में ले लो। फेंक के चल जाती है, हम रख लेते हैं संभाल के। मिला? मारेंगे हम, इसी में रखे हैं। नहीं मैम। चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा? क्रोमोसोम के बारे में। अच्छा पहले ये बताओ, क्या आज सीखने के लिए तैयार हो तुम लोग क्रोमोसोम के बारे में? चप्पल फेंक के मारेंगे इस बार, सही गुस्सा आ रहा है। हंस नहीं रहे हैं हम, दिख रहा है, हंसते हुए दिख रहे हैं। हम रो भी नहीं रहे, हम गुस्सा में, हम बहुत ज्यादा गुस्सा में, हमको अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है हम बता नहीं सकते हैं। सीरियस है हम। यस, हंसी आ जाता है, क्या करें, अब ऐसा ही नेचर है। तो हम लोग दिमाग खुला हुआ है अभी या दिमाग बंद हो रहा है? बंद हो रहा है। अच्छा ठीक है बच्चों, जो भी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो ना उन सबको बता दें आज इन लोगों का दिमाग बंद हो रहा है, तो कल से फिर से हम लोग ऑन करेंगे और कल पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी, लेकिन उससे पहले क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं कल बच्चों, लेकिन हाँ क्रॉस एक बार घर पे फिर से कर लेना क्योंकि हम कल यहाँ पे पूछेंगे तुम लोगों से। ओके ठीक है, बाय बाय।